सर इमरजेंसी को 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो सर आप जब इस शब्द को सुनते आपकी क्या यादें ताज़ा हो जाती है जब आप इमरजेंसी एरा के बारे में सोचते हैं और याद करते हैं? पूरे आपातकाल में हम लोग बहुत सक्रिय थे जी। तो मेरी तो बहुत यादें हैं। 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगी तो रात को मेरे घर पे जोर से दस्तक हुई जी। तो बाहर पुलिस थी। तो पुलिस को देखकर हम चौंके नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर पिताजी को, चरतीलाल जी गोयल हमारे पिताजी थे, बीजेपी के बड़े लीडर थे वो, उनको पकड़ने के लिए कई बार पुलिस आती थी। तो हमको लगता था, क्योंकि उन दिनों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कांग्रेस के खिलाफ काफी रोष और प्रदर्शन चल रहे थे जी। तो हमने कहा पुलिस पकड़ के आई होगी और उनको ले जाएगी जी, फिर 2-1 दिन के अंदर वो छूटकर आ जाएंगे जी। तो पुलिस आई, उनको गिरफ्तार किया और चले गए। अगले दिन सवेरे में हम पढ़ते हैं कि आपातकाल, इमरजेंसी लागू हो गई है जी। अब ये आपातकाल और इमरजेंसी क्या है किसी को भी तो नहीं मालूम था, क्योंकि देश में पहली बार इमरजेंसी या आपातकाल लग रहा था जी। तो हम स्वाभाविक रूप से, स्टूडेंट लीडर थे हम, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा करते थे, तो स्वाभाविक रूप से हम निकले, आपस में बात हुई कि भाई इस इमरजेंसी के खिलाफ जो है वो हम प्रदर्शन करेंगे जाके, जैसे हम किसी भी कुरीति के खिलाफ प्रदर्शन किया करते थे जी, या किसी भी सरकार की नीति के खिलाफ हम प्रदर्शन करते थे। तो अरुण जेटली उस समय यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे, मेरे साथ रजत शर्मा आए जो आजकल इंडिया टीवी के अंदर हैं, और हम लोगों ने इमरजेंसी का सबसे पहला जो जुलूस था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर निकाल दिया जाके जी। और निकालने के बाद अरुण जेटली तो चले गए कॉफी शॉप में, मैं रजत शर्मा दूसरी तरफ चले गए जी कि भाई ठीक है, अच्छा प्रदर्शन हो गया, अच्छा प्रदर्शन हो गया गवर्नमेंट के खिलाफ कि इमरजेंसी क्यों लगाई, सेंसरशिप क्यों की। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि अरुण जेटली को कॉफी हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया। तो दिन भर ऐसे ही गिरफ्तारियां होती रही, पर किसी को यह नहीं पता चला कि इमरजेंसी कितनी भयावह है और इसके परिणाम क्या होने वाले हैं यहाँ पे। तो फिर हमारी पार्टी से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमको ये संदेश आने शुरू हुए कि भाई धरपकड़ शुरू हो गई है जाके जी। फिर पता चला कि जिस रात मेरे पिताजी को गिरफ्तार किया था उसी रात को मोरारजी देसाई हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, जयप्रकाश हो, जॉर्ज फर्नांडिस और जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सबको पूरे देश से गिरफ्तार कर लिया गया था। अगले दिन अखबार नहीं आए तो सेंसरशिप लागू हो गई जी। तो धीरे 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 कुछ दिन बीतने के बाद ये पता चलता गया भी इमरजेंसी है क्या जी। तो हम लोग सब अंडरग्राउंड हो गए थे, भूमिगत हो गए थे, और हमारे अंदर एक वैसा ही जज्बा था जैसा कि आप समझ लीजिए स्वतंत्रता के समय के अंदर जो क्रांतिकारी थे उनके अंदर जज्बा था जी। तो हम कॉलेज में भी लुकते छुपते जाते और धीरे धीरे हमको अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ के अंदर हम लिप्त हो गए यहाँ पे। तो मैं और रजत शर्मा जो थे वो काफ़ी हम साथी थे, और हम लोग पर्चे बांटते थे। एक जनवानी आया करता था, वो निकलते थे, अखबार निकलता था, उसको बांटते थे। खुद हम मशाल और प्रतिशोध को प्रिंट करते थे। उन दिनों साइक्लो स्टाइल हुआ करता था जी, और स्टूडेंट्स में बांट दिया, कॉफ़ी शॉप्स के अंदर बांट दिया। इस तरीके से हम बांट के और छुपते रहते थे जी। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। ये 9 दिसंबर का वो पैम्फलेट है जो बांटा गया था कि विजय गोयल और महावीर सिंह लॉ फैकल्टी चौक के ऊपर गिरफ्तारी देंगे अपनी, यानी कि सत्याग्रह करेंगे जी। आज भी मेरे पास ये रखा हुआ है। और तब हमने इसमें लिखा था इमरजेंसी हटाओ, छात्र संघ के चुनाव कराओ, अखबारों से सेंसरशिप हटाओ, ये सारी मांग की थी। प्रतिबंध लगी संस्थाओं, राष्ट्रीय सेवक संघ से प्रतिबंध हटाओ, संविधान ठीक करो, ऐसे हमने ये पर्चे बांटे थे। और फिर लॉ फैकल्टी की छत पर चढ़ के नारे लगाते हुए हमने वो गिरफ्तारी दी थी। दूसरा मैं आपको दिखाता हूं, ये जनवानी अखबार उस समय बड़ा फेमस हुआ करता था, जनवानी जी, और इसी के दिनों इसी के द्वारा खबरें इधर से उधर आदान प्रदान हुआ करती थी। ये देखिए, जेल में भीषण दमन, 26 अप्रैल को विरोध दिवस, विपक्षी दलों का विल हो गया, जेपी का संदेश, नौजवानों के नाम, नसबंदी का राग रोज, तो बाबा सत्याग्रह करेगा। ये जनवानी उस समय था। सर ये सब कैसे सर्कुलेट होते थे, क्योंकि उस समय तो सेंसरशिप की मीडिया, सर्कुलेट करो और भाग जाओ, सर्कुलेट करो और भाग जाओ, यही था, क्योंकि पुलिस आपके पीछे पड़ी हुई थी। फिर मैं और रजत शर्मा जो थे साइक्लो स्टाइल करके रात को एक शर्मा न्यू आर्ट्स कॉलेज हुआ करता था, उसमें जाके खुद साइक्लो स्टाइल करके हाथ से लिखा करते थे, और ये मिनी मदरलैंड
के नाम से निकालते थे और इसमें खबरें छापते थे, आफ्टर इंदिरा हु, राजनारायण लेटर, नेताजी देशमुख सेक्रेटरी, इस तरह से करते थे जी। इसी तरीके से हम एक प्रतिशोध अखबार निकालते थे, ये भी हम हिंदी के अंदर निकालते थे, मैं और रजत शर्मा। और उस अखबार का भी ये साइक्लोस्टाइल है, देखिए जी, ये साइक्लोस्टाइल, उस दिनों साइक्लोस्टाइल मशीन हुआ करती थी, स्टेंसिल काट कर उसके बाद ये किया करता था जी। उसके बाद आप ये देखिए, ये इसमें लेटर्स हैं जो मेरे को जेल में आए थे। ये राजकुमार भाटिया हमारे विद्यार्थी परिषद के नेता थे, ये अरुण जेटली का पत्र है, ये अखबार है, और ये जनवानी देख रहे हैं आप, ये लाल रंग का एक और जनवानी का ही स्टेप है, और ये सब जनवानी है। ये आप देख रहे हैं, ये पत्र है मेरे पिताजी का, जो उन्होंने 16/10/76 को लिखा था जाके जी, 16/10/76 को, क्योंकि मैं तिहाड़ जेल में था और मेरे पिताजी जो थे वो अम्बाला जेल में थे, तो वो अम्बाला जेल से मुझे पत्र लिखते थे, मैं उनको तिहाड़ से लिखता था। ये उनका पत्र है जी, प्यारे बेटे विजय करके जी, भगवान तुम सबको खुशी रखे, 13-14 तारीख में तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, क्योंकि 10 तारीख के बाद तुम लोगों को 13 तारीख का पत्र लिखकर, इस तरह से उन्होंने पूरा पत्र लिख रखा है जी, ये आज तक मैंने संभाला हुआ है जी। इसमें सिग्नेचर ऑफ सेंसरिंग ऑफिस भी है। हाँ, उस पर मोहर लगी हुई है अम्बाला सेंट्रल जेल की जी, है ना। उसके बाद आप ये देखिए, ये राजकुमार भाटिया जी का पत्र है मेरे को, जो उन्होंने लिखा था। राजकुमार भाटिया हमारे विद्यार्थी परिषद के नेता थे और अभी काफ़ी सक्रिय हैं वो, और इसमें लिखते हैं, ये तुम्हारा लिखा मंगलवार का पत्र मिला, कल रक्षाबंधन उत्सव है, इस शुभ अवसर की शुभकामनाएं, माता जी की तबीयत कैसी है। तुमने पत्र में नहीं बताया कि इस बार विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है कि नहीं, जो पर्चे रह गए हैं उसको एक्स स्टूडेंट के रूप में देने पड़ेंगे क्या। तो ऐसे उन्होंने पत्र लिखा जी। ये सारे पत्र अलग अलग तिहाड़ जेल के हैं, और उस पर भी सब पे आप देख रहे हो कि इन पे मोहरें लगी हुई हैं जी। अब ये किसी ने मुझे जेल के अंदर हैप्पी बर्थडे का भेजा है कार्ड, डियर विजय हैप्पी बर्थडे टू यू, और ये पीछे मोहर लगी हुई है जी। ये हमारे एक दोस्त हैं रायन करंजा वाला, उन्होंने जेल के अंदर पत्र लिखा। तो उन दिनों लोग पत्र लिखने में भी डर लगते थे, कहीं पुलिस उनके घर पे ना पहुंच जाए। तो सर और कौन कौन से बड़े बड़े नेता थे, या जो उस समय आप जैसे अंडरग्राउंड थे, तो आपके साथ और खुद कौन? नरेंद्र मोदी जी अंडरग्राउंड होके काफी, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने काफी इसके अंदर काम किया। तो आप ये समझिए लगभग या तो कोई अंडरग्राउंड कर रहा है या जेल गया है। ज्यादातर लोगों ने तो इस तरीके से इसके अंदर 19 महीने निकाले हैं। 19 महीने निकाले हैं आगे। प्रमुख नेता थे जो जेल गए थे, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, देव गौड़ा, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, राम नायक, केसरीनाथ त्रिपाठी, OP कोहली, अरुण जेटली, मदन लाल खुराना, VK मल्होत्रा, साहेब सिंह, तो ऐसे बहुत सारे जो नेता थे वो सब जेल गए थे। एक लिस्ट भी, सूची भी मैंने एक बना रखी है इसके अंदर, यहाँ पे लंबी है, क्योंकि हम हर इमरजेंसी के ऊपर एक गेट टुगेदर करते हैं, तो जितने लोग जेल गए हैं वो आपस में मिलते हैं और अपने संस्मरणों को बांटते हैं। पिताजी तो चले गए अम्बाला जेल के जाके, और वो 19 महीने के बाद छूटे थे, उनको मीसा के अंदर अरेस्ट किया गया था। पर पिताजी के अरेस्ट करने के बाद और ये जानने के बाद कि ये जल्दी अब छूटने वाले नहीं हैं, हमारे घर में उत्साह की कमी नहीं थी जी। चाहे वो हमारी माँ थी या हमारे भाई थे, सब लोग मुझे भी प्रेरित करते थे। नहीं तो ये भी कह सकते थे घर से एक आदमी तो जेल चला गया, आपको क्या जरूरत है जी। तो हम जो थे इमरजेंसी में अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ के अंदर हो गए जी। तो जैसे मैंने बताया कि पुलिस हमारे पीछे लग गई, फिर पुलिस हमारे घर के अंदर आई। घर के बाद बाई चांस मैं घर में था तो छुपते छुपते छत पे चला गया, छत से दूसरी छत पे टापा, दूसरी से तीसरी पे टापा, गिर के मर भी सकता था मैं, पर जवानी का जोश था। और ये था कि भी हम देश के अंदर ये जो आपात कानून लगा है, जिसके कारण सेंसरशिप लग गई है, जिसके अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो गई है, जिसके अंदर लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके अंदर जेलों के अंदर यातनाएं दी गई हैं, जिसके अंदर अब कोर्ट में मुकदमा भी नहीं हो सकता, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ खड़े हैं जाकर। तो हम ऐसे लुकते छुपते, ये जो कनॉट प्लेस का कॉफी शॉप होता था, इसके अंदर पर्चे भागते थे, कई बार पुलिस हमारे पीछे थी, जगह जगह CIDs घूमा करती थी। तो हर 15वें दिन के अंदर कभी ना कभी पुलिस हमारे को ढूंढने लगती थी, पर हमने अब घर से बाहर जो है
सोना शुरू कर दिया था आखिर। तो सर आप भी अरेस्ट हुए थे, मैं जो है, तो आप कब आप फिर पुलिस आपको कब फाइनली पकड़ पाई? जैसे तो अभी इस दौरान के अंदर मौलिक अधिकार समाप्त हो गए, 20 सूत्री कानून लागू हो गया। उस 20 सूत्री कानून के अंदर दिखाया तो ये गया था कि जैसे महंगाई कम करने के लिए है, जैसे कृषि और उद्योग में उत्पादन बढ़ाने के लिए, पर उसका मकसद असल में ये था कि जो आदमी बचना चाहता है गिरफ्तारी से वो 20 सूत्री को समर्थन कर दे। अगर वो समर्थन कर देगा तो फिर उसको सरकार पकड़ेगी नहीं, यानी कि एक तरह से वो कांग्रेसी हो गया जाकर। फिर धीरे धीरे और खबरें आने लग गई कि भाई जेलों के अंदर यातनाएं दी जा रही हैं, थानों के अंदर यातनाएं दी जा रही हैं। उसके बाद कई महीनों के बाद पार्टी ने यह तय किया कि भाई जो लोग भूमिगत गतिविधियों कर रहे थे अब तक, उन सबको अब सत्याग्रह करके जेल जाना पड़ेगा। ये तो मेरा जो दोस्त था रजत शर्मा, वो पहले ही उसको पुलिस ने पकड़ लिया था जी, और पुलिस ने उसको बहुत मारा पीटा, और मेरा एड्रेस उन्होंने पूछा कि विजय गोयल कहाँ है, उसको आप बताइए जाके, पर उसने नहीं बताया जाके। उसके बाद रजत शर्मा जेल से छूट कर आया। फिर हमारी और रजत शर्मा की बात हुई कि भाई हम दोबारा जेल जाएंगे सत्याग्रह करके जी। तो फिर हम लोगों का 9 दिसंबर का दिन तय हुआ कि हम 9 दिसंबर को सत्याग्रह करेंगे लॉ फैकल्टी चौक के ऊपर। और लॉ फैकल्टी चौक के ऊपर एक कॉफी हाउस हुआ करता था। उस कॉफी हाउस के छत जो थी वो सीमेंट की थी, टूटने का पूरा भय था। पर हमें लगा कि अगर हमने नीचे नारे लगाए भारत माता की जय, इंदिरा गांधी हाय हाय, इमरजेंसी हटाओ, तो पुलिस आएगी, मुंह पे हाथ रखेगी और हमको कर देगी, तो लोग देख कैसे पाएंगे। तो हम कॉफी हाउस की छत पे चढ़ गए और वहां चढ़ चढ़ के हमको नारे लगाए हमने जी। और तब तक भीड़ काफी इकट्ठी हो गई थी, स्टूडेंट्स काफी इकट्ठे हो गए थे। अब पुलिस वाले चढ़ने में डरे, क्योंकि हट्टे कट्टे पुलिस वाले चढ़ेंगे तो सीमेंट की छत टूट सकती है, कोई गिर सकता है। तो बड़ी मशक्कत के बाद जब हम थक गए नारे लगाते लगाते लगाते, तब पुलिस ने हमको नीचे उतारा। उसके बाद मुझे हथकड़ी लगाई, हथकड़ी लगा के थाने में पेश किया। थाने में पेश करके हमको तिहाड़ जेल में बैरक नंबर 13 के अंदर भेज दिया गया जाकर। तो मैं करीब 6 महीने के करीब जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर रहा। और सब जब इमरजेंसी लिफ्ट हुई थी तब हुआ था। पर आप समझिए कि लोगों को कितना टॉर्चर किया गया था, आप कल्पना नहीं कर सकते। कई तो पूरे के पूरे परिवार गिरफ्तार कर लिए गए थे, बहुत से लोग सत्याग्रह करके गए थे जी। बाल खींचे गए, उनके नाखून जो है वो नोचे गए, डंडों से उनको पीटा गया, बर्फ की सिल्लियों पे लटकाया गया। और तो और जिनके बच्चे या घर वाले जेल गए थे, उनके घर वालों को भी यातनाएं दी गई जी। बहुत से परिवार तो ऐसे थे जिनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था, कोई दूसरा नौकरी करने वाला भी नहीं था, पिताजी चले गए थे, तब भी ये था आखिर। पर लोगों को झुका नहीं पाई आखिर। तो ऐसे इमरजेंसी के अंदर लगातार हमारा जो कार्यक्रम था लगातार चला। बहुत से लोग परिवार जो है बर्बाद हो गए जी। पर इमरजेंसी के अंदर आप ये देखिए 42वां संविधान संशोधन सबसे बड़ा था, जिसमें न्यायपालिका के अधिकार कम कर दिए गए थे और गिरफ्तारियां हो रही थी, मुकदमे चल नहीं सकते थे, लोगों को अत्याचार किया जा रहा था। किसी को दुकानदारों ने अगर रेट लिस्ट नहीं लगाई है तो उसके नाम पे गिरफ्तार कर लिया गया था। नसबंदी का बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम चला दिया गया था संजय गांधी के कहने से, और उसके अंदर भी बहुत सी गिरफ्तारी हुई, जबरन नसबंदी की गई। सफाई और सौंदर्यता के चक्कर में डिमोलिशंस किए गए, जिसमें तुर्कमान गेट नंबर 1 पे था। तो ऐसे बहुत सारे वो किए गए आके। तो इमरजेंसी प्रजातंत्र का गला घोंटने वाली थी, जिसके अंदर प्रेस पे सेंसरशिप होते हुए लोगों के पास सही खबरें नहीं जा रही थी। तो हम बीबीसी न्यूज तब सुना करते थे, उसी को लोग आधिकारिक माना करते थे जी। तो 19 महीने के बाद आप ये समझिए ईश्वर ने इंदिरा गांधी को सद्बुद्धि दी और तब ये इमरजेंसी हटी थी। उसके जब जनता पार्टी फॉर्म हो गई, सब पार्टियों को मिलाकर, आपको पता ही होगा, चाहे भारतीय जनसंघ थी या दूसरी पार्टियां थी, सबने आपको जनता पार्टी में मर्ज कर दिया। तो उस इलेक्शन के अंदर इमरजेंसी के बाद हम जब प्रचार करने लगे जाते थे तो ऐसा उत्साह हमने जनता के अंदर नहीं देखा, पहले कभी नहीं देखा, जितना उत्साह से जनता जो है इस समय बदलाव चाहती थी। और आपको मालूम है उस चुनाव के अंदर राजनारायण से इंदिरा गांधी हार गई थी, वो रविंदर सिंह कोई थे, उसने संजय गांधी को हरा दिया था, और मैं इस इमरजेंसी के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन गया था जाके, क्योंकि लोगों को लगता था कि इनके पिताजी भी जेल में थे, हम भी जेल में थे, हर प्रदर्शन धरने के अंदर हम सबसे आगे थे। तो ऐसी थी ये काली रात इमरजेंसी की। और 19 महीने कैसे बिताए गए हैं,
लोगों वो वही लोग जानते हैं जो इमरजेंसी के भुक्तभोगी थे। सर आप 6 महीने आप खुद जेल में रहे थे, आपका क्या एक्सपीरियंस था? आपके क्या जेल के जैसे आप कहते काफी जेल पे अत्याचार हुए थे काफी लोग, आपका जेल में कैसा एक्सपीरियंस था? आपका इंटरेक्शन भी हुआ होगा काफी बड़े बड़े नेताओं से उस समय। देखिए, हम लोग तो तिहाड़ जेल के अंदर थे उस समय। दो चीज़ थी, या तो आदमी मीसा में जेल में जाता था और या DIR में जाता था। तो हम डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के अंदर पकड़े गए थे, तो हमको या तो बैरक्स में डाल देते थे सब कैदियों के साथ, और या चक्की में डाल देते जिसमें हम अकेले उसके अंदर हुआ करते थे जी, वो करते थे जी। तो कई बार जैसे खाना ठीक नहीं मिलता था तो हम थाली बजाते थे, तो थाली बजाने को बुरा माना जाता था, तो उस समय हमको पिटाई होती थी। कई बार पता चलता था कि भाई सरकार ने कहा है कि इनको यातनाएं दो, तो लोगों को यातनाएं दी जाती थी और उनको हमारा पिटा जाता था। कई बार कुछ लोग बीमार होते थे, उनको पैरोल मिलनी चाहिए थी पर उनको पैरोल नहीं मिला करती थी। तो इस तरीके से, पर उससे भी जेल से ज़्यादा थानों के अंदर टॉर्चर होता था जब लोग पकड़े जाते थे कि भाई दूसरे का भी नाम बताओ कि ये वाला व्यक्ति कहाँ है, ये वाला व्यक्ति कहाँ है। जितने हमारे बड़े लीडर थे उनके बारे में हमसे पूछा जाता था। हम तो यंग थे, स्टूडेंट्स थे, पर जो लोग ऐसे पकड़े गए थे जो नौकरी और व्यापार करते थे, जिनके घर चलने मुश्किल हो गए थे, उनको वो ज़्यादा था जाके। तो मैं समझता हूँ कि तिहाड़ जेल के अंदर आपको वही कैदियों के साथ ही रहना होता था। पर उसके अंदर एक अच्छी बात ये थी कि हमारे सारे स्वयंसेवक, सारे भारतीय जनसंघ के उस समय के लोग सब पकड़े रहते थे, तो उनको बिजी रखना जेल के अंदर बड़ा जरूरी था। तो कई बार पोइट्री कंपटीशन होता था, कई बार पेंटिंग कंपटीशन होता था, कई बार बैडमिंटन कंपटीशन हो जाता था। तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी रखा करते थे कि ताकि लोग, कई बार अपना विचारों को बताने के लिए विचार गोष्ठी हुआ करती थी, ताकि जो भी लोग जेल में आए हैं वो अपना समय को काट सकें और अपने आप को बिजी रख सकें। तो ये भी उसके अंदर किया करता था। तो सर आपके पिताजी अंबाला जेल में थे और आप तिहाड़ में, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन हो पा रहा था उन 19 महीनों में? मेरे पिताजी अंबाला जेल में थे और लाल कृष्ण आडवाणी भी कुछ समय अंबाला जेल के अंदर थे जी। तो कई बार हम दोनों के घरों के मिलकर एक कार जाया करती थी, ताकि दो आदमी उनके चले जाएं जाके जी। तो हमारे यहाँ भी मिलाई होती थी। मिलाई के लिए पहले समय लिया जाता था और समय लेने के लिए फिर लेकर हम लोग वहाँ मिलने के लिए जाते थे। तो एक बार मैं एक वो ले गया था, कैलेंडर सा ले गया था जिसमें इंदिरा गांधी को जेल में दिखाया गया था जाके। तो वो मैंने पिताजी को जेल में दिया, तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया क्योंकि उनको लगा ये भी धरा जाएगा यहीं पर ही, इसी जेल के अंदर जाके। पर हमारे यहाँ जज्बा बहुत था जाके, हम जेल वालों को बाहर की खबरें जाके सुनाते थे, बताते थे, उनका हौसला बढ़ाते थे। तो ऐसे हमारा मिलाई जाते थे। तो अम्बाला जितनी दूर था उतनी दूर हम कार में जाते थे या कभी बस के अंदर जाना होता तो जाते थे। तो जो कैदी भी थे, परिवार के लोग थे, वो भी इंतजार करते थे कोई मिलाई आएगी, कोई मिलने वाला आएगा। तो घर की क्षेम कुशल, समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या इतने बड़े आंदोलन चल रहे हैं कि कल को हम छूटेंगे या सारी जिंदगी हमारी जेल में ही रह जाएगी। क्योंकि किसी को यह एहसास ही नहीं था कि 19 महीने के बाद उठेगी या 19 साल के बाद उठेगी तो इमरजेंसी, तो ये भी नहीं था। तो इसके कारण भी ये था जी। तो सर आप शायद लेटर्स भी लिखते थे शायद जेल से, मैं कहीं पढ़ रही थी आप अपने पिताजी को लेटर्स लिखते थे। हम अपने घर से पिताजी को लेटर लिखा करते थे। जब मैं तिहाड़ जेल पहुंच गया, वो अंबाला जेल चले गए, तो पुत्र का तिहाड़ जेल से पत्र पिता को अंबाला जेल के अंदर, तो ऐसे कॉरेस्पॉन्डेंस जाती थी। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ वो पत्र। तो ऐसे ऐसे वो। तो सर क्या लिखते थे, मतलब आपके उन पत्रों में क्या जो है आप अपने जेल के? जो पिताजी लिखते थे वो तो ज्यादातर घर की हिदायतें लिखा करते थे। घर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अपना ध्यान रखना है, पढ़ाई का करना है। उनको ये थोड़ी पता है बेटा भी मेरी लाइन पे चला गया है, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज करने में लगा हुआ है जाके। तो वो ऐसे हिदायत करते थे, कुशल क्षेम पूछते थे और बताते थे कि भाई हौसला बनाए रखना, अब मैं आऊँगा, जल्दी छूटूंगा, ये करूँगा। और हम जो पत्र थे हम बताते थे कि हमारी दिनचर्या क्या है, क्या नहीं है। और कभी कभी हम उनको लिख देते थे बाहर हम अंडरग्राउंड कैसे करते हैं, क्योंकि सेंसरशिप थी इसलिए ज़्यादा डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, पर इनडायरेक्ट हम उनको वो पत्र को लिखा करते थे। तो हमको गिनती के पत्र मिला करते थे कि भाई आप इतने ही पत्र लिख सकते हो। तो वो लिफाफा भी हमको तिहाड़ जेल का मिलता था और अंदर लिखने वाला पत्र भी हमको वहीं से मिलता था, जिस पर हम कागज भी हमको वहीं से मिलता था, उसी में जाता था। फिर ये पत्र सारे सेंसर हुआ करते थे, पढ़े जाते थे और फिर पढ़ने के बाद भेजे जाते थे। कई बार हम जब तिहाड़ जेल में थे तो दूसरे कैदियों की चिट्ठी आई है और हमारी चिट्ठी नहीं आई है, तो हमको बड़ा वो लगता था, वो चिट्ठी आए। दूसरों की मिलाई आई है, उनके माँ बाप या उनका भाई मिलने आया है
और बाई चांस हमारा पिताजी तो जेल में ही थे, कोई घर से कोई नहीं आया तो भी थोड़ा सा ऐसा फील आता था कि भी घर से कोई आया नहीं है, तो ये चीजें चला करती थी जी। तो सर आप 6 महीने बाद छूटे थे, तो फिर उसके बाद कैसा था? जो है आप तभी छूटे थे जब इमरजेंसी खत्म हुई थी या आप उससे पहले ही छूट गए थे? जेल में सेहत तो मेरी ठीक हो गई थी, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत था ना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, तो ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ती थी, क्योंकि वो तो घंटी बजेगी तो आपको उस समय खाना है, घंटी बजेगी तो बैरक में जाके सो जाना है जाके जी। तो उस हिसाब से डिसिप्लिन लाइफ हुई थी जी। जेल में लोगों के विचार जानने का भी बड़ा मौका मिला, क्योंकि बड़े बड़े नेता भी आते थे उसके अंदर, तो वो अपने संस्मरण सुनाते थे। तो जेल एक अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड हो गया था हम लोगों के लिए, क्योंकि इतना टाइम नेताओं को बाहर तो होता नहीं है, किंतु अंदर तो सब समान ही थे ना। कोई ये नहीं बता सकता मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, रात को तो सोई कंबल चद्दर लेकर ही सोना है। तो उस समय वो अपनी कहानियां सुनाते थे कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया, जो आज़ादी से पहले वाले थे वो, या आज़ादी के बाद, या भारतीय जनसंघ को स्थापना करने के लिए, या संघ के अंदर क्या क्या होता है। तो संघ के लोग जो होते थे वो बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम हमको सिखाया करते थे। कौन कौन से बड़े नेता थे जिनके आपने संस्मरण सुने जब आप तिहाड़ में थे? नहीं, ये मदन लाल खुराना जी वगैरह, ये सब लोग हुआ करते थे। और क्या, ये मैंने बताया आपको, अटल जी एक बार पैरोल पे आए थे तो मैं उनसे घर पे मिलने चला जाता था। अडवाणी जी वगैरह होते थे। ऐसे सभी पार्टियों के सभी नेता थे जाके। ये लालू यादव वगैरह भी सब इमरजेंसी के ही उस समय ये थे, बाद में तो बदल गए, वो एक अलग बात है ना। पर उस समय तो सब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े थे। और हम क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सक्रिय थे, तो जयप्रकाश नारायण हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के ऑफिस में आए थे एड्रेस करने के लिए, तो हम उनको मिले थे तब जयप्रकाश नारायण को जाकर। तो सर जैसे आप इस समय इमरजेंसी के टाइम काफी बड़े नेताओं के कांटेक्ट में आए, आपने उनके, क्या उसी समय आपका पॉलिटिक्स में, मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तो काफी इन्वॉल्व थे, बट क्या आपका पॉलिटिशियन बनने का एक जो होता है वो और दृढ़ हो गया था उसी वजह से? नहीं, ये बात में तो दो राय नहीं है कि जब मैं श्री राम कॉलेज में था तो कॉलेज का जॉइंट सेक्रेटरी था, तब अरुण जेटली कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, हम सेम यूनियन के अंदर थे, और विद्यार्थी परिषद में थे, हम आरएसएस से ट्रेंड थे। तो इसमें कोई राय नहीं है कि पॉलिटिक्स में तो हम आ ही चुके थे। पर हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एक तो हम ट्राइड एंड टेस्टेड हो गए कि भाई देखिए सबसे बड़ी इमरजेंसी लगी थी जिसमें कई लोग डर के मारे 20 सूत्री हो गए थे, या उनके घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो जेल जा सकते हों। पर हम तो ट्राइड टेस्टेड हो गए कि इनके पिताजी भी जेल गए हैं, ये भी जेल गए हैं, और उसके बाद हम भूमिगत एक्टिविटीज, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज कर रहे हैं। उस दौरान के अंदर हमें नेताओं से मिलना होता था, वो हमें गाइड करते थे, और ऐसे ही जेल के अंदर जब जाते थे तो उनसे ट्रेनिंग मिलते थे। तो ये सब चीजें तो काम आई, ट्रेनिंग के भी काम आई और अपना कद बड़ा करने के भी काम आई। तो मैं समझता हूँ कि वहां से हमारे अंदर परिपक्वता जो थी वो काफी आई थी। सर अब जो है आप डीयू उस समय काफी बड़ा डीयू यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स उससे कैसे शेप अप हुई? जो है आपको क्या लगता है कि डीयू की जो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स है उस पे इस इमरजेंसी का कितना बड़ा प्रभाव? अब जैसे मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में था, तो और लोग भी नेता, मेरी तरह विद्यार्थी परिषद के नेता अलग अलग कॉलेज में थे, वे सब भी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, मैं भी बनना चाहता था। पर मैंने देखा इमरजेंसी के अंदर ज़्यादातर लोग वो जेल नहीं गए थे, मैं इमरजेंसी के अंदर जेल गया था। तो मैं समझता हूँ कि मुझे इमरजेंसी के अंदर मेरी जो भूमिका रही पार्टी के साथ, तो उसका भी मुझे फ़ायदा मिला, और मुझे पार्टी ने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट के लिए चुना, और मैं जीता, और जीता भी थम्पिंग मेजोरिटी से, जमानत जब्त करा के जी। हाँ, और उसके बाद मेरी यूनियन का इनॉग्रेशन जानते हो किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने। आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने किसी यूनियन का इनॉग्रेशन नहीं किया, पर मेरी यूनियन का इनॉग्रेशन करने के लिए स्वयं मोरारजी देसाई आए थे उस समय। ये 77-78 की बात है। हाँ जी, बाद में तो मैं रस्टिकेट भी हो गया था, स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम पोस्टपोन कराने के लिए मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया था जो वायलेंट हो गया था, उस कारण से रस्टिकेशन हुआ, फिर रस्टिकेशन वापस भी हुआ जाके। तो ऐसी रही हमारी स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स। तो उस समय के ऊपर सारे नेता आया करते थे यूनिवर्सिटी में, चाहे अडवाणी जी हों, चाहे अटल जी हों, चाहे जगजीवन राम हो, चाहे मोरारजी देसाई हों, चाहे जॉर्ज हों, चाहे अंबिका सोनी हो, सब नेताओं को हम बुलाया करते थे उस समय जाके। सर उस समय लेफ्ट और राइट विंग एक तरह से साथ आए थे, क्योंकि जो है इमरजेंसी को अपोज करना था। वो कैसा टाइम था जब आप लोग
लेफ्ट के लीडर्स के साथ भी मिलके अपोज कर रहे थे। मैं जितना मेरे पढ़ा है और जाना है, उस वही एक ऐसा टाइम था जब लेफ्ट विंग और राइट विंग एक तरह से साथ आके मिलके जो है। साथ आने का मतलब ये था कि जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज थी वो तो अपनी अलग अलग चल रही थी, अलग अलग चल रही थी जी। पर 77 के अंदर जो सरकार बनी उस समय ये जरूर था कि भाई सब लोग ये देख रहे थे और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को और कांग्रेस को सब लोग अपोज कर रहे थे आके। पर ऐसा कोई विचारधारा का हम पर कोई असर आया हो ऐसा मुझे कभी लगा नहीं जाके। तो और बाकी तो कई पार्टियों के नेता के साथ तो हमारी सरकार मिलजुल कर ही बनी थी उसके अंदर उस समय, तो चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस की समाजवादी पार्टी थी या और लोगों की पार्टियां थी जाकर। सर आपके कुछ और विचार हैं? आप अभी जैसे 50 साल हो रहे हैं इमरजेंसी को पूरे, आप कुछ अपनी तरफ से प्लान कर रहे हैं कि आप कैसे उस दिन को याद करेंगे, क्योंकि आपका खुद बहुत बड़ा रोल था। देखिए 26 जून को हम हमेशा वैसे तो कनॉट प्लेस के अंदर एक जेल बनाते हैं कि भी लोगों को याद आए आपातकाल में क्या था, और एक एग्जीबिशंस लगाते रहे हैं जिसके अंदर आपातकाल की जातियों का और आपातकाल का क्या क्या प्रभाव पड़ा। सेंसरशिप हुई, 20 सूत्री कार्यक्रम हुआ, नसबंदी का हुआ, न्यायपालिका का गला घोटा गया और लोगों को 1 लाख से ऊपर लोगों को जेल के अंदर ठूंस दिया गया, लोगों को अत्याचार हुए, परिवार के परिवार खराब हो गए। तो ऐसा एक प्रदर्शनी लगाते हैं जाके। और कभी कभी हम उस दिन को याद करने के लिए तिहाड़ जेल भी जाते हैं ताकि अपनी बैरक्स देखें। अब तक तो काफ़ी बदल गई होगी, तो इस बार भी कोशिश करेंगे कि 26 जून को जो है अगर परमिशन मिलती है तो हम तिहाड़ जेल जाएं।